चाहता हूं कि 2002 में जो नरसंहार हुआ था गुजरात के अंदर, देखिए राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और जो राज्य का मुखिया होता है, देखिए पूरी बात सुनने दीजिए, उसके बाद मैं पूरी आपकी बात का जवाब देने का प्रयास करूंगा जी। तो जो राज्य का मुखिया होता है या देश का मुखिया होता है, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उससे कोई भाग नहीं सकता है। और इसलिए कांग्रेस अध्यक्षा ने उस संबंध में चर्चा की थी। संबित जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन नदीम जी, अगर आप लोग ऐसी ही बात करते हैं, सुनिए प्लीज, अगर मेरी एक बात सुन लीजिए नदीम जी, अगर ऐसी ही बात है तो सुप्रीम कोर्ट की जो तीखी टिप्पणी आज सामने आई है मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर, क्या इसके लिए अखिलेश सरकार के विरुद्ध में आप लोगों ने कोई बयान तक जारी किया है? ये आप लोग दोहरा मापदंड कब तक इख्तियार करते रहेंगे? पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, ये दोहरा मापदंड कब तक रहेगा? कांग्रेस पार्टी ने इसकी बिल्कुल दोहरा मापदंड नहीं है। कांग्रेस क्या अखिलेश यादव को आप लोग मौत का सौदागर कहेंगे? समाजवादी पार्टी नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव को आप लोग मौत का सौदागर कहेंगे? और हमने ये कहा, मैं आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूं, और हमने ये कहा कि अखिलेश यादव जी की सरकार ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर मुजफ्फरनगर के दंगे कराए। बिल्कुल, आप यहां पर भी समाजवादी पार्टी को, आप यहां पर सरकार को नहीं, आप यहां पर सरकार को बचा रहे हैं। मैं यही आपसे सीधे तौर पे कहूंगा, आप लोग सीधे तौर पर कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दोषी है। नदीम भाई, नदीम भाई एक बात हाथ से दंगे कराने में। नदीम भाई, आप देखिए कैसे डबल स्पीक है। आज जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसमें एक मुख्य ऑब्जर्वेशन है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस और स्टेट इंटेलिजेंस दोनों फेल हुआ है। अजय जी, आपको ध्यान होगा तो मुजफ्फरनगर राइट के पश्चात आदरणीय होम मिनिस्टर बाहर निकले थे और उन्होंने कहा था सेंटर ने इंटेलिजेंस दिया है। इसमें खेल क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, देखिए हम इसमें नहीं, मैं सिर्फ एक नमूने के तौर पर हम भाषा की बात कर रहे थे, आइए इस पर वापस लौटते हैं इस चर्चा पर। अली अनवर साहब, आपके भी तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो भाषा की मर्यादा को ताक पर रखते दिखाई देते हैं, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, आप वहां कहां अपने आप को ज्यादा नजदीक महसूस पा रहे हैं? आपको लगता है कि अभी भी नरेंद्र मोदी ही वो एक शख्स है जिस पर हर किसी को हमला करना चाहिए? नहीं, देखिए अजय जी, आपकी इस बात से हम सहमत हैं कि सभी लोगों को अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए जी, और एक मर्यादा का पालन करना चाहिए। ये आचार संहिता के भी दायरे में ये सारी चीजें आती हैं, और जो जितना बड़ा नेता है उसको और ज्यादा संयम से काम लेना चाहिए जी। मैं कहूं कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कवर किए होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आडवाणी साहब को भी हम लोग इस दौर में देख रहे हैं, लेकिन कभी उन लोगों ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मैं कहूं, आपको याद दिलाऊं जी कि नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और वो एक समुदाय को इंगित करके कुत्ते की का पिल्ला और बुर्का पहन करके बंद कर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जी, जो एक पूरे समुदाय को ठेस पहुंचाने वाली। देखिए, अभिधा और लक्षणा, अजय जी पत्रकार हैं, संबित पात्रा जी भी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं जी, तो बात बात में पाकिस्तान से जो तुलना कर रहे हैं, मैं कोई बचाव नहीं कर रहा किसी का, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जी कि हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बौखला गए हैं। उनको लगता है कि कहीं शीला दीक्षित की तरह। संबित जी, आपका जवाब देना चाहते हैं क्योंकि अभी रामपाल जी की बात भी हम सामने रखना चाहेंगे। संबित जी, तो अली साहब एक सेकंड, मैं उत्तर दूं, इसीलिए अली साहब सुन लीजिए, हमारी बात पूरी हो जाए, बोल लीजिए, फिर हम भी बोलें। हमारी एक लाइन और सुन लीजिए। अच्छा, बोलिए। तो हम ये कह रहे हैं संबित पात्रा जी कि असल हमको लगता है कि कई नेताओं का है, माने अकेले नरेंद्र मोदी जी नहीं है, अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो
हर हर मोदी जो है वो अपने को भगवान अपने को बना लिए जीते जी। बहुत सारे चलिए आप समय जी बहुत व्याकुल हो रहे हैं भाई, सबको जल्दी सामने आना पड़ेगा तो माफी मांगनी पड़ी। नहीं सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये अली अनवर जी जरा समय जी को मौका देते, समय जी को मौका रखना चाहिए, समय जी को जरा मौका देते। देखिए अली साहब, जावेद साहब, सब बड़े लोग, सबसे महत्वपूर्ण तो ये अली अनवर जी जरा समय जी को मौका देते, समय जी को मौका देते, रखना चाहिए, समय जी को जरा मौका देते। देखिए अली साहब, जावेद साहब, सब बड़े लोग बैठे हैं, मैं बहुत लोगों का आदर करता हूं, इसलिए मैं चिल्ला के बिल्कुल बीच में बात नहीं काटूंगा, मौका दीजिए मुझे। सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज जो पाकिस्तान के संदर्भ में जोड़ के देखा गया है अरविंद केजरीवाल जी को, ये समझना पड़ेगा कि बहुत सोच समझकर क्यों ये कहा गया। दो बहुत मुख्य कारण है यहाँ पे। पहला विषय है कि बिल्कुल मानचित्र से एक बहुत अहम हिस्से, ये बात आप रख चुके हैं, इसको आगे बढ़ाइए ना। दूसरा देखिए, जिस प्रकार प्रशांत भूषण जी की लगातार मौजूदगी और एक बहुत अहम मेंबर के रूप में वो है, और प्रशांत भूषण जी की जो राय है कश्मीर को लेकर, ये हर कोई जानता है और ये बहुत सीरियस विषय है। इसको हिंदुस्तान के सामने लाना, और स्पेसिफिकली तब जब नरेंद्र मोदी जो पीएम कैंडिडेट है जम्मू कश्मीर में है, वो उनका कर्तव्य बनता है। दूसरा विषय है, जहां तक हर हर महादेव का विषय है, पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, पार्टी कोई सर्कुलर जारी करके नहीं चाहती थी कि लोग हर हर महादेव या हर हर मोदी जी कहे, मगर ये जनता का भाव था। 8 लाख जनता काशी में इकट्ठी हुई थी उनकी रैली में, ये उन्हीं के बीच में से उद्भव हुआ था। और नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि नहीं, इस प्रकार के आप कोई भी प्रयोग ना करें, आप सिंपल रखे पूरे विषय को। तो मुझे लगता है इसको अतिरंजित मत करें। मगर सबसे बड़ा बहुत सारे सवाल पूछे, एक सेकंड मुझे और दे दीजिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज जो फ्रस्ट्रेशन है पॉलिटिक्स में, और इसीलिए वो दिख रहा है। देखिए फ्रस्ट्रेशन की बात यहाँ पर हर कोई करता दिख रहा है। इससे पहले कि मैं दिखाऊं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे पर पाकिस्तान पर भिड़ पड़े हैं, रामकृपाल जी एक बहुत छोटी टिप्पणी हम आपके यहाँ पर, उसमें आपकी बात में बीच में ही मैंने काटनी पड़ी थी। क्या आपको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन दरअसल वाकई में हर राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता को आज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए प्रहार बहुत ज्यादा तीखे हो रहे हैं? देखिए, मैं इसको फ्रस्ट्रेशन नहीं कहूंगा, और ये कोई नई बात नहीं है। आप किसी भी इलेक्शन को उठा करके देख लें जी, तो ऐसा नहीं है। हर पार्टी के लोग, मैंने कहा कि सड़क की भाषा जो होती है उनकी बिल्कुल डिफरेंट होती है जी। पहले क्या होता था कि मीडिया नहीं था, मीडिया कैप्चर नहीं कर पाता था। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद जी ने कहा था कि अगर वहां से ये फसल आए, ये बीज आएंगे, तो टमाटर जो है वो 2-2 किलो होंगे, उसमें से गोबर निकलेगा। तो आप समझ लीजिए कि इस मुल्क में इलेक्शन के दौरान एक एक वोट के लिए चाहे कीचड़ में उतरना पड़े पॉलिटिकल पार्टीज को, उतरती है जी। मेरा ये मानना था कि एक आप पार्टी के चलते एक जो परिवर्तन की लहर आई थी जी, जैसे जयप्रकाश जी के जब आंदोलन के बाद जो चुनाव प्रचार हुआ था उसमें एक शालीनता थी, चाहे कोई हारा हो कोई जीता हो। मुझे उम्मीद थी कि इस बार कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा के तरीके इंक्लूडिंग आप पार्टी जिस लेवल पर चले गए जी, तू जैसे एक है ना कि आप से तुम से तू होने लगी जी, तो वो आप से तुम और तुम से तू, अब ये तू का मामला है। ये जो 16 जी, जब तक 12 तारीख है तब तक जिस भाषा का प्रयोग, मुझे ऐसा लग रहा था कि कम से कम मोदी अब तक अवॉइड कर रहे थे, और उम्मीद थी कि वो शायद अवॉइड कर जाते तो अच्छा ही होता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब ऐसा हो, लेकिन इसमें एक बात भी है कि दरअसल बनारस से उम्मीदवार भी है, तो जाहिर सी बात है मुंहतोड़ जवाब देना ही है। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? आइए आपको सबसे पहले जवाब नहीं कहते कपिल जी जरा हम दिखाएं कि पाकिस्तान, कपिल जी एक कपिल जी मैं यही दिखा देता हूँ दर्शकों को कि मोदी जी ने क्या डर है। कपिल जी 56 इंच की छाती में चूहे का दिल है, ये वही दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता है। एक बात अजय जी मैं स्पष्ट कर दूं जी, ये जो खबर थी ये हमने ही इस खबर को ऑनलाइन दिखाया था जी, और उसके बाद एक विवाद हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने अपनी वेबसाइट ठीक कर ली। बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी बहुत पहले की बात है, ये हमारे एनबीटी ऑनलाइन पर ही चली थी जी, बिल्कुल, और वहीं से हुआ था, बाद में ठीक कर लिया। मुद्दा बहुत छोटा था, कभी गफलत में हो जाता था। आप बताइए, हिंदुस्तान के मैप से जानबूझ के होता है, हिंदुस्तान के मैप से आप गरीबी क्यों हटा दे। देश के 6 सबसे पिछड़े जिले गुजरात में है साहब, उसका आप पाकिस्तान को दे देंगे, उसका मतलब आप पाकिस्तान को दे देंगे। कारगिल के शहीदों के ताबूत में कमीशन आपने खाया है, सुनिए, आप पाकिस्तान को दे देंगे। कारगिल के शहीदों के ताबूत में कमीशन आपकी पार्टी ने खाया है। लाल किले में हमला आपके राज में हुआ, संसद में हमला आपके राज में हुआ, आतंकवादियों को अफगानिस्तान
आपकी पार्टी छोड़ के आई। कपिल जी जरा किसी को बोलने ने किया। अगर आप कपिल जी बुरा मत मानिएगा, आम आदमी पार्टी के नेता किसी को बोलने क्यों नहीं देते? बोलने तो नहीं अजय भाई, सैनिकों के ताबूत में कमीशन खाएंगे, सैनिकों के ताबूत में कमीशन खाएंगे। बंगारू लक्ष्मण रक्षा सौदे में दलाली। आप तो एंकर को ही नहीं बोले दे रहे दलाली, और हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकते हैं। कपिल जी मुझे भी नहीं बोलने देना चाहते हैं, हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकते हैं, तुरंत वापस आते हैं। आप सब हमारे साथ बने रहिए। हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुमित पात्रा जी बीजेपी से मौजूद हैं, नदीम जावेद जी कांग्रेस से, अली अनवर साहब जेडीयू से, कपिल मिश्रा जी आम आदमी पार्टी से और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जरा चर्चा को एक लेवल और ऊपर लेकर चलते हैं। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने न सिर्फ ये बताया कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया है, बल्कि और आम आदमी के लिए क्या करने जा रही है, क्या क्या मंशा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो बात सोचने और समझने वाली ये है कि अपने घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर प्रहार करने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गुब्बारा है नरेंद्र मोदी के बारे में नारा, और यह गुब्बारा बहुत जल्द फटेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने किस तरीके से अपने व्यंग्यवाण नरेंद्र मोदी के लिए तीखे रखे। कांग्रेस के ऐलान घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने किस तरीके से अपने व्यंग्यवाण नरेंद्र मोदी के लिए तीखे रखे। कांग्रेस के ऐलान घोषणा पत्र में राहुल गांधी की छाप साफ देखी जा सकती है। देश के तमाम हिस्सों में घूमकर जुटाई गई राय से निकले नतीजों को मैनिफेस्टो के पन्नों तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। चुनावी रण में इस बार कांग्रेस का सब कुछ दांव पर है, लिहाजा विरोधियों पर वार करना स्वाभाविक है। मौका मैनिफेस्टो जारी करने का था, लेकिन धुर विरोधी थोड़ी देर बाद निशाने पर आ ही गए। मोदी जी एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो विचारधारा एक्सक्लूजनरी विचारधारा है, चुने हुए लोगों की राजनीति की विचारधारा है, लोगों को एक से दूसरे की लड़ाने की विचारधारा है। वो विचारधारा हिंदुस्तान को नुकसान करने वाली विचारधारा है, और उस विचारधारा को हर कांग्रेसी लड़कर हराएगा। कौन तरीका से देंगे? राजनीतिक जानकार 2014 की लड़ाई को राहुल बनाम मोदी के चश्मे से देख रहे हैं। ऐसे में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में बीजेपी के फूलते गुब्बारे में भी राहुल ने सुई चुभ दी। I would have to admit that the India Shining campaign was a brilliant campaign. Everybody, including you, was convinced that the BJP was coming to power with 250 seats. And then on the day of the election, the India Shining campaign evaporated. And it was exactly the same in 2009. The BJP has the ability to carry out campaigns like India Shining. And they're doing it right now. We will see what the outcome of this election is on the day the ballots are cast. And I'm pretty confident that just like the balloon of India Shining exploded, this balloon too will explode. Certainly, I have a slight understanding of Uttar Pradesh. And I can tell you, certainly this balloon is going to burst in Uttar Pradesh. 100%, not 90%, 100%. भाइयों बहनों, मोदी कांग्रेस पर हमला करते करते कई बार राहुल को शहजादा कह चुके हैं। कांग्रेस के एक नेता शहजादे। अब राहुल गांधी मोदी और उनकी विचारधारा पर खुलकर बोल रहे हैं। ये तो आगाज है, अभी 14 की चुनावी बिसात पर शह और मात के कई खेल खेले जाने बाकी हैं। टीम न्यूज नेशन। तो इससे पहले कि हम राहुल गांधी के व्यंग्यवाण का